है वो है बहु संस्कृतिवाद। बहु संस्कृति से अभिप्राय है अनेक प्रकार की संस्कृतियाँ जो साथ साथ होते हुए भी अलग अलग अस्तित्व अपनी अलग पहचान बनाए रखती है। बहु संस्कृतिवाद वह दृष्टिकोण है जिसके अनुसार यह माना जाता है कि सांस्कृतिक विभेदों का सम्मान किया जाना चाहिए तथा इन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यह सामाजिक सांस्कृतिक विविधता को प्रोत्साहित करने वाली अवधारणा है। बहु संस्कृतिवाद का लक्ष्य अल्पसंख्यक सांस्कृतिक समुदाय के प्रति भेदभावों को न्यूनतम करना तथा गैर विभेदीकरण के आदर्श को प्रोत्साहित करना है। जो इसके एक थिंकर है वो है जोसेफ राज ने मल्टीकल्चरलिज्म ए लिबरल पर्सपेक्टिव के अंतर्गत यह तर्क दिया है कि व्यक्ति की स्वायत्ता के लिए जरूरी है कि उसे अपनी संस्कृति के साथ जुड़ने का अवसर मिलना चाहिए। क्या नाम है बेटा इनका? जोसेफ राज। यहाँ लिखो, बोला लो, आओ एक चौक लो, लिखो इन नामों को, जो मेन थिंकर है, बच्चों को पता लगे। ठीक है, देखो ये लिखेंगे आप बीच में, और आप अपने उससे चैट जीपी से उससे पता करो नाम। जोसेफ राज, अच्छा इंडियन हो गए फिर मिक्स जैसे, जोसेफ राज, ठीक है। और कौन से थिंकर हैं लोग और छे? अच्छा ए लिबरल, अच्छा किताब लिख रहे हैं आप, ठीक है, ए लिबरल पर्सपेक्टिव, ए लिबरल पर्सपेक्टिव। अच्छा ये किताब है इनकी, जोसेफ राज, निकली ग्रुप में देखो, है ना। इन्होंने ए लिबरल पर्सपेक्टिव के अंतर्गत यह तर्क दिया है कि व्यक्ति की स्वायत्ता के लिए यह जरूरी है कि उसे अपनी संस्कृति के साथ जुड़ने का अवसर मिलना चाहिए। गुड। जो बहु संस्कृतिवाद की अवधारणा निम्नलिखित कारणों से मानी जाती है। पहली है राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए। अच्छा। बहु संस्कृतिवाद को मान्यता मिलने से सामाजिक न्याय की स्थापना हो सकेगी। हाँ। बहु संस्कृतिवाद व्यक्ति को स्वायत्त प्राणी नहीं अपितु संस्कृति सापेक्ष प्राणी मानता है। गुड। विभेदीकृत नागरिकता के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदायों को समूह विभेदीकृत अधिकार प्राप्त होते हैं। अच्छा। और जो ग्रुप राइट्स, इसको जो उन्होंने बोला, फिर से बोलो, हिंदी कितना अच्छा बोला आपने, समूह विभेदीकृत अधिकार प्राप्त होते हाँ, हैं। ग्रुप डिफरेंट राइट्स है ना, इसका मतलब प्राप्त होता है। जैसे मुस्लिम है तो उनको अलग से शादी ब्याह के अलग से कानून, या कोई और है तो उनको उस तरह के अधिकार, ये मतलब है इनका। आगे बोलो, शाबाश। जो इसकी एक और थिंकर है वो है विल किमलिका। विल किमलिका, शाबाश। विल किमलिका एक कनाडाई राजनीतिक दार्शनिक है हाँ। जिन्होंने बहुसंस्कृतिवाद और अल्पसंख्यक अधिकारों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान। बेटा इसका नाम लिख लो एक बार, किताब का नाम छोड़ो, नाम लिखो इसका। बाकी लोग फोन में सर्च करो और फोटो डालो ग्रुप में, जेंट्स है ये, लड़की नहीं है। विल केमलिका, सर आपका फोन का फोन निकालो, फोन में सर्च करो, विल केमलिका, वाह जी वाह, विल केमलिका, है ना। ये कनाडा के हैं, ये बताया इन्होंने ना। और आज भी कनाडा में ट्रूडो के जाने के बाद भी मल्टीकल्चरलिज्म काफ़ी है। देखो सरदार जी भी वहाँ काफ़ी होते हैं, और भी इस तरह के थोड़ा वोक कल्चर को भी प्रमोट करते हो। वोक क्या होता है बेटा? वोक, डू यू नो व्हाट इज वोक? वोक, WOKE, वोक। कोई बच्चा बोलेगा वोक क्या होता है? यस जिया, वोक, वोक कल पढ़ना। वोक होते हैं ऐसे लोग जो कि समाज में हर तरह के अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। नया वामपंथवाद है वोक, बीइंग अ वोक, WOKE। कई लोग इसकी आलोचना भी करते हैं, वोक। आगे बोलो क्या, शाबाश। विल किमलिका ने बहुसंस्कृतिवाद के इतिहास को 3 अवस्थाओं क्रमशः समुदायवाद के रूप में बहुसंस्कृतिवाद, उदारवादी ढांचे के रूप में बहुसंस्कृतिवाद तथा राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया के रूप में बहुसंस्कृतिवाद में विभक्त किया है। गुड, 3 टाइप बताए। अच्छा, समुदायवाद के रूप में बहुसंस्कृतिवाद। हाँ। इस अवस्था में बहुसंस्कृतिवाद को अलग अलग समुदायों के रूप में देखा जाता है जिनके अपने सांस्कृतिक मूल्य और परंपराएं हैं। ये समुदाय अपने विशिष्ट पहचान को बनाए रखते हैं और सामाजिक विविधता में योगदान देते हैं। अच्छा, ये है कम्युनिटेरियन, कम्युनिटी बेस। वैसे फॉर एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, एक देश है छोटा सा, उसका नाम है, ये जो नाटो का मुख्यालय कहाँ है? लड़की गुड़िया है यार, हाँ जी, इसका नाम है बेल्जियम में, ठीक है। बेल्जियम में 2 समुदाय के लोग रहते हैं भाषा के नाम पे। एक है फ्लेमिश और दूसरे है वैलून। एक बोलते हैं फ्रेंच और एक कोई और भाषा बोलते हैं, डच बोलते हैं। तो वो भाषा अलग अलग रखते हैं वो, पर उसके बावजूद देश एक है उनका। तो ये वो हुआ। या स्विट्जरलैंड देखें, स्विट्जरलैंड में 3-4 भाषा बोलने वाले लोग अलग अलग रहते हैं, जर्मन भाषा, फ्रेंच भाषा, रोमांश भाषा। और उस विविधता के बाद भी उनके बीच में एक क्या विविधता में एकता वाली फीलिंग, वो बता रही है मैडम। दूसरा बताइए बेटा। दूसरा उदारवादी ढांचे के रूप में बहुसंस्कृतिवाद। हाँ। इस अवस्था में बहुसंस्कृतिवाद को एक उदारवादी राजनीतिक ढांचे में स्थापित किया जाता है जहां व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रताओं के साथ विभिन्न संस्कृतियों का सम्मान किया जाता है। अच्छा। बहुसंस्कृतिवाद सभी नागरिकों को समानता और न्याय प्रदान करने का प्रयास करता है। हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ हद तक भारत में देख लो आप, सबको मौलिक अधिकार दिए ना,
पर आर्टिकल 29 और 30 में जो अल्पसंख्यक है भाषा और रिलीजन के नाम पे उनको स्कूल कॉलेज और फिर पर्सनल लॉ में भी शादी ब्याह की व्यवस्थाएं हैं। कमियां भी है इसकी, पॉजिटिव भी है, पर ये मतलब ये उदाहरण है उदारवादी से भारत या यूके भी बोल सकते हैं आप इस मामले में। आगे बोलो बेटा। तीसरा, राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया के रूप में बहुसंस्कृतिवाद। हाँ। इस अवस्था में बहुसंस्कृतिवाद को राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का हिस्सा माना जाता है, हाँ। जहां विविध संस्कृतियां एक साझा राष्ट्रीय पहचान और एकता में योगदान देती है, जबकि वे अपनी सांस्कृतिक पहचान भी बनाए रखती है। अच्छा, अब ये थोड़ा सा मेरे को एग्जाम्पल नहीं मिल रहा, किसी को पास है तो बताओ, जहाँ अलगाव के बाद भी उनमें राष्ट्र निर्माण में कंट्रीब्यूट करती है। जैसे कुछ बोलूँ कुछ हद तक तो जैसे न्यूजीलैंड वगैरह में आजकल है ये क्या बोलते हैं इसको, जो वहाँ के मूल निवासी थे मुआरी, तो आजकल उनके कल्चर को भी सेलिब्रेट करते हैं, और गोरे लोग तो खैर वहाँ बहुत ज़्यादा हो गए हैं ना, तो वो मिक्स करते हैं उसको। फिर जो वहाँ इंडियन गए उनका त्यौहार भी मनाते हैं, तो सबको जोड़ करके वो देश को एक बनाने की बात करते हैं। बहुत बढ़िया बेटा। बिल किमलिका ने 2 प्रकार के निर्जातीय समूहों की पहचान की है। हाँ। पहला है बहुराष्ट्रीय राज्यों में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक, हाँ। दूसरा है बहुनिर्जातीय राज्यों में निर्जातीय समूह। वाह, क्या शब्द यूज किया आपने। एथनिक ग्रुप्स इन। हाँ, इस दोनों शब्दों को लिखो बोला बेटा, क्या टर्म है देखो। इसने 2 तरह की व्यवस्थाएं बताई, बहुत ही ब्यूटीफुल। बिठाओ थोड़ा सा देखो ताकि बाकी बच्चे नेट में ढूंढें। बिल केमलिका ये नाम है, इसको पढ़ना है ना, हमें से लिखो बेटा। बहुराष्ट्रीय राज्यों में, हाँ हाँ, अल्पसंख्यक। अच्छा, इसका एग्जाम्पल ढूंढने क्या होता है ना, मजा ऐसे तो पढ़ना तो बहुत अच्छा। और दूसरा बेटा, बिल कमलिका पे कौन लाएगा प्रेजेंटेशन? आप खड़े करो भाई, तो बच्चा कौन है क्या प्रेजेंटेशन इसके ऊपर जो फ्री है आज, इसके पास कोई असाइनमेंट नहीं। आपका हो गया है? चला है, खुद को चला है, आपको बस ठीक है। तो ये पढ़ना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। अच्छा, इन्होंने बताया बहु नृत्य जातीय राज्यों में नृत्य जातीय समूह। ठीक है, थोड़ा बेटा आप समझिए क्या अर्थ है इसका, तो थोड़ा बता सकते हो हैं? अच्छा, इसमें लिखा हुआ है, हाँ बताओ। गुड हाँ, मैं भी ट्राई। जो बहुराष्ट्रीय राज्यों में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक है, ये हाँ। समूह किसी राष्ट्र में एक अलग सांस्कृतिक भाषा या जातीय पहचान बनाए रखते हैं। हाँ। बहुराष्ट्रीय राज्य में स्थानीय राष्ट्रीय पहचान वाले समूह होते हैं जो उस राज्य में लंबे समय से बसे हैं। अच्छा। या जो मतलब व्यक्ति मतलब काम की खोज में दूसरे देश को जाता है सर, वो। अच्छा, वो हो सकता है। और तीसरा वाला, दूसरा वाला, बहुनिर्जातीय राज्यों में निर्जातीय समूह, ये समूह किसी देश में प्रवास करके बसे होते हैं और वहाँ अपनी जातीय और सांस्कृतिक पहचान बनाए रखते हैं। अच्छा, निर्जातीय राज्य में प्रवासी जातीय समूह होते हैं जो अपनी सांस्कृतिक पहचान बनाए रखते हैं। समझ गया मैं। माइग्रेट। हाँ बेटा, करते पहला पता कैसे होता है? फॉर एग्जांपल जैसे बहुराष्ट्रीय राज्य, ऐसे राज्य जिसमें बहुत सारे राष्ट्र रहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम भारत को भी कुछ हद तक देखें, विविधता में एकता है, पर कई जगह गुजराती है, तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है ना, तो देखो एक ही देश है पर उसमें कई तरह की राष्ट्रीयताएं मिलजुल के रहती है। एक उदाहरण ये हो गया। दूसरा जो उन्होंने बताया, इसमें आ सकता है इंग्लैंड में जाकर आज पाकिस्तानी भी बसे हैं, इंडियन भी बसे हैं, कोई और देश के लोग भी बसे हैं, वो हुए प्रवास वाले। सेकंड ये बता रहे हैं, ये प्रवासी है जो काम के लिए जाते हैं। और अगर इंग्लैंड अमेरिका को देखे, अमेरिका तो ऐसा ही है। अमेरिका के जो गोरे लोग हैं वो मैक्सिमम वहाँ क्या हुए, बाहर से जाके कभी जर्मन आए, कभी अमेरिकन आए, कभी ऑस्ट्रेलियन आए, वो मिक्स हो गए वहाँ पर, अफ्रीकन आए, तो वो उस तरह का व्यवस्था है। शाबाश बेटा। जो बिल किमलिका ने उन्होंने अल्पसंख्यकों के अधिकारों को 2 श्रेणियों में विभक्त किया है। ठीक है। जो पहला अधिकार है वो है आंतरिक प्रतिबंध, हाँ। जो यह उस समुदाय के भीतर के लोगों पर लगाए गए प्रतिबंधों को संदर्भित करता है। इसका उद्देश्य समुदाय के भीतर आंतरिक शांति बनाए रखना और समूह के सदस्यों के बीच नियमों का पालन सुनिश्चित करना होता है। ठीक है। और जो दूसरा है वो है बाह्य रक्षोपाय। हाँ। बाह्य रक्षोपाय का तात्पर्य उस अल्पसंख्यक समुदाय की बाहरी दुनिया से रक्षा के उपायों से है। इसका उद्देश्य उस समुदाय को बाहरी बहुसंख्यक समाज या सरकार के संभावित हस्तक्षेप से बचाना है। अच्छा, डबल है भाई, एक तो अपने अंदर नियम बनाएंगे वो, और दूसरा बाहर से कोई उनमें हस्तक्षेप ना करे, तो उसके लिए भी उनको अधिकार है। ठीक है। जो बिल किमलिका
किमलिका ने इन्होंने प्रतिबिंबात्मक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत दिया है। हाँ। बिल किमलिका का प्रतिबिंबात्मक क्या सिद्धांत दिया इन्होंने? प्रतिबिंबात्मक, प्रतिनिधित्व ठीक है, हाँ। का सिद्धांत अल्पसंख्यक सांस्कृतिक समूहों के राजनीतिक और सामाजिक प्रतिनिधित्व के महत्व पर जोर देता है। ठीक है। प्रतिबिंबात्मक प्रतिनिधित्व का तात्पर्य है कि राजनीतिक संस्थाओं में ऐसे प्रतिनिधियों का होना चाहिए जो अल्पसंख्यक समूहों की पहचान, संस्कृति और हितों का सही प्रतिनिधित्व करते हो। समझ गए। इसका मतलब ये है कि अल्पसंख्यक समूहों के प्रतिनिधि स्वयं उसी रूप से होना चाहिए ताकि उनकी आवाज़ सही तरीके से सुनी जा सके। अच्छा, मतलब हर तरह की, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे सरकार हो, चाहे न्यायपालिका हो, वहाँ हर समुदाय के लोग वहाँ बैठे होने चाहिए ताकि ऐसा लगे कि उनका प्रतिनिधित्व है वहाँ पर। शब्द क्या यूज़ किया आपने? बड़ा अच्छा शब्द यूज़ किया, प्रतिबिंबात्मक प्रतिनिधित्व। प्रतिनिधित्व, बहुत बढ़िया, आगे बोलो, शाबाश। जो दूसरे है इसके स्कॉलर वो है चार्ल्स टेलर। चार्ल्स टेलर, शाबाश। चार्ल्स टेलर कनाडा के राजनीतिक विचारक हाँ। है। जो चार्ल्स टेलर ने जर्नल ऑफ डेमोक्रेसी के अंतर्गत अपने शोध पत्र द डायनेमिक ऑफ डेमोक्रेसी एक्सक्लूसिव हाँ। में यह दिखाने का प्रयास किया है कि नवागंतुकों की चुनौती किस तरह लोकतंत्र के लिए विकट समस्या खड़ी कर देती है। हाँ। जो नवागंतुक हुए, जो नए लोग वहाँ काम करने आ रहे हैं, उनकी वजह से डेमोक्रेसी पे क्या असर पड़ता है। बहुत बढ़िया। समकालीन विश्व में प्रवासियों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हो रही है, जिसके हाँ। परिणाम स्वरूप बहुसंस्कृतिवादी समाजों का विकास हो रहा है। हाँ। चार्ल्स टेलर का मुख्य ध्यान इस बात पर है कि नवागंतुकों के सामने लोकतांत्रिक समाजों में नई चुनौतियां उत्पन्न हो रही है। हाँ। वे कनाडा में रहने वाले फ्रेंच व्यक्तियों और अमेरिका में रहने वाले स्पेनिश व्यक्तियों के उदाहरण देते हैं। बहुसंस्कृतिवादी समाजों में अपनी साझेदारी की प्रवृत्तियां अनैतिक मानी जाती है। बहुसंस्कृतिवादी समाजों में आत्मसातीकरण की प्रवृत्तियां अनैतिक मानी जाती है। हाँ, बहुसंस्कृति वाले समाजों में आत्मसातीकरण की प्रवृत्तियाँ अनैतिक मानी जाती है। हाँ, आत्मसातीकरण होता है एसिमिलेशन। जैसे नए लोग आए, फिर धीरे धीरे उन्होंने हमारा कल्चर अपनाया और फिर हमारी तरह बन गए। उसका उल्टा है ये एसिमिलेशन होता है। जैसे आप कहीं आके बसे, धीरे धीरे उनका कल्चर सीखो, 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी में आप उनकी तरह हो जाओ। ये क्या बोलता है? नहीं, जैसे आप कल्चर लेके आए उस कल्चर को हमेशा बचा करके रखो, ऐसा बोला इन्होंने। आगे बोलो, शाबाश। तीसरे स्कॉलर है वो है आइरिस मेरियन यंग। हाँ। आइरिस मेरियन यंग एक प्रसिद्ध अमेरिकी राजनीतिक दार्शनिक। नाम लिख लो बेटा, बच्चे पढ़ेंगे, फिर नाम रखो लिख के, नाम बड़ी कीमती है। आइरिस मेरियन यंग, है ना। आत्मसातीकरण, एसिमिलेशन बोलते हैं इसको, है ना। आइरिस, बाकी आपने उसमें देखो जो आपके चैट जीपीटी में देखो, है ना। मेरे नाम पता होना चाहिए ना हमारे को, कौन कौन विद्वान है, इनके बुक्स आ सकती है कभी काम। शाबाश, आइरिस मेरियन यंग, बहुत बढ़िया। अच्छा, आइरिस मेरियन यंग एक प्रसिद्ध अमेरिकी राजनीतिक दार्शनिक और नारीवादी चिंतक थी। हाँ। यंग विशेष रूप से न्याय, समानता, पहचान और नारीवाद से जुड़े विषयों पर अपने विचारों के लिए जानी जाती है। इन्होंने बहुसंस्कृतिवाद समाजों के आत्मसातीकरण प्रतिरूप का विरोध किया है। मेरियन यंग ने सांस्कृतिक समूहों की रक्षा के लिए भिन्नता की राजनीति का समर्थन किया है। अच्छा, भिन्नता की राजनीति, अच्छा ठीक है, आगे। पहचान की राजनीति और भिन्नता की राजनीति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स और डाइवर्सिटी पॉलिटिक्स एक ही सिक्के के दो पहलू है। अभी जब से ट्रम्प आए, ट्रम्प ने इन दोनों राजनीतियों की बैंड बजा दी है, उसने बंद कर दिया ये सब। वो बोलता है हम सब अमरीकी है, चाहे गोरा हो चाहे काला हो, अलग अलग नहीं चलेगा। आगे बोलो, शाबाश। मेरियन यंग ने लोकतांत्रिक सांस्कृतिकवाद बहुलवाद का समर्थन किया है। किसका समर्थन किया है बेटा? लोकतांत्रिक सांस्कृतिक बहुलवाद का। बहुलवाद, अच्छा, मल्टीकल्चरलिज्म, ओके। और इनकी जो एक बुक है वो है जस्टिस एंड द पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंसेस 1990। अच्छा, जस्टिस एंड पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंसेस, बहुत बढ़िया। जो चौथे स्कॉलर है वो है भिखू पारेख। ठीक है, ढूंढ लिया आपने, मैं भूल गया। भिखू पारेख, ये भारतीय मूल के हैं, देखने में देखेंगे बिल्कुल इंडियन है। भिखू पारेख, इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, पढ़ना नेट में भी तक ये सब आते हैं बंदे। भिखू पारेख, आगे बोलो, शाबाश। इंग्लैंड में रहने वाले विख्यात भारतीय विद्वान एवं लेखक भिखू पारेख ने फोटो शेयर करना ग्रुप में। हाँ। रीथिंकिंग मल्टीकल्चरलिज्म, कल्चर। क्या किताब लिखी? रीथिंकिंग मल्टीकल्चरलिज्म, गुड, कल्चर डाइवर्सिटी एंड पॉलिटिकल थ्योरी। कल्चर डाइवर्सिटी एंड पॉलिटिकल थ्योरी, ये भी इनकी किताब है, बहुत बढ़िया। के अंतर्गत बहुसंस्कृतिवाद की समस्या का विस्तृत विश्लेषण प्रदान किया है। हाँ। पारेख ने सांस्कृतिक विविधता के संदर्भ में बहुलवादी परिप्रेक्ष्य अपनाने का समर्थन किया है। भिखू पारेख ने सांस्कृतिक विविधता और बहुसंस्कृतिवाद के संदर्भ में गहन अध्ययन किया है और निम्नलिखित महत्वपूर्ण दृष्टिकोण प्रस्तुत किए हैं।
शाबाश। जो पहला उनका पर्सपेक्टिव है वो है बहुलवादी परिप्रेक्ष्य। हाँ पारिक ने नैतिक एक बात को अस्वीकार किया जिसमें जीवन की किसी एक मूल्य प्रणाली या पद्धति को श्रेष्ठ माना जाता है। सही बात। और इसके बजाय उन्होंने सांस्कृतिक विविधता को स्वीकारने और बहुलवादी परिप्रेक्ष्य को अपनाने की बात बताई कि जहाँ विभिन्न सांस्कृतिक समूहों के मूल्य और विश्वास समान रूप से सम्मानित होते हैं। सही बात है। शाबाश, बजाओ ताली इनके लिए। शाबाश बेटे।